हेलो फ्रेंड्स, जय श्री काट में आपका स्वागत है। आज हम इतिहास में भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 1 का चैप्टर नंबर 1 ईंटें, मनके और अस्थियां, इसका भाग 6 पढ़ेंगे। पिछले भाग में हमने मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ लिया है। मोहनजोदड़ो किस प्रकार दुर्ग और निचले शहर दो भागों में बटा हुआ था। उसके बाद हमने उसके निचले शहर की कुछ विशेषताओं को पढ़ा, जैसे नालों का निर्माण और वहाँ के गृह स्थापत्य, वहाँ की भवन निर्माण प्रणाली, ये मुख्यतः निचले शहर में थी। अब आज हम बात करेंगे इसके दुर्ग। इसका जो दुर्ग था उसमें से क्या विशेषता थी जिससे वो बहुत ही विशिष्ट बन जाता है, या क्या ऐसी चीज़ें हमें खुदाई में मिली हैं जो दुर्ग की पहचान को एक अलग ही रूप दे देती हैं। तो उसके लिए हमें दुर्ग में दो सार्वजनिक एवं बड़ी बड़ी संस्थाएं मिली हैं, या बड़ी बड़ी संपत्तियां मिली हैं, या बड़े बड़े भवन, इस टाइप की दो ऐसी चीज़ें मिली हैं। तो वो दो चीज़ें क्या क्या हैं? एक तो हमारा है माल गोदाम और दूसरा है स्नानागार। दो माल गोदाम और बड़ा जो स्नानागार है वो हमें बहुत बड़ी बड़ी संस्थाएं मिली हैं, सार्वजनिक। अब सबसे पहला तो ये है कि इन दोनों ही संस्थाओं का प्रयोग सार्वजनिक प्रयोजनों में किया जाता था। मतलब वहाँ के लोग इकट्ठा होकर कोई कार्य करते होंगे, सामूहिक रूप से मिलकर कोई कार्य करते होंगे, तो सार्वजनिक रूप से इनका प्रयोग किया जाता है। अब हम सबसे पहले देखेंगे माल गोदाम को। माल गोदाम का प्रयोग हम अनुमान लगाते हैं नाम से ही कि शायद ये इतना बड़ा लंबा चौड़ा भवन, एक हॉल टाइप का था या बड़ा, तो हम प्रयोग सोचते हैं कि इसका प्रयोग माल रखने के लिए किया जाता होगा उस समय। अब उस समय माल क्या था? तो अनाज या कुछ बहुमूल्य चीज़ें जो लोगों की होती होंगी वो सार्वजनिक रूप से वो एक जगह पर रख देते होंगे, उनके अनाज वगैरह। अब उस टाइम तो अनाज ही बहुमूल्य था, तो वो अपनी ऐसी बहुमूल्य या फिर और कुछ भी बहुमूल्य चीज़ें जो होंगी वो सार्वजनिक माल गोदाम में रख देते होंगे। अब जो सार्वजनिक माल गोदाम था उसकी लंबाई 45.71 मीटर लंबा था। वो कितना? 45.71 मीटर तो लंबा था और 15.23 मीटर क्या था? चौड़ा था। मतलब सोचो कितना विशाल ये था, कितना विशाल माल गोदाम था। और अब इसमें दो विशेषताएं और मिलती हैं कि इसका जो निचला भाग था, मतलब जो इसकी दीवारें थीं, वो इसकी ईंटों की बनी थी, और जो इसका ऊपर का भाग था या छत कहें हम उसे, तो वो लकड़ी की बनाई गई थी। जो इसकी दीवारें थी वो ईंटों की बनाई गई और जो छत थी वो लकड़ी की बनाई गई। लेकिन जब खुदाई हुई तो जो दीवारें थी ईंटों की बनाई हुई वो तो शेष बची थी, मतलब वो तो थी, लेकिन जो लकड़ी की छत बनाई थी वो नष्ट हो चुकी थी एवं टूट चुकी थी, या फिर किसी ने इसको नष्ट कर दिया था। तो इस प्रकार से जब खुदाई हुई तो उसका जो निचला भाग है वो ईंटों से बना था, वो तो शेष था, लेकिन जो ऊपरी भाग है जो लकड़ी का बना था वो शेष नहीं था। अब हमारा दूसरा जो टॉपिक है वो है हमारा स्नानागार, सार्वजनिक स्नानागार। तो सबसे पहला तो ये था कि ये सबसे महत्वपूर्ण कैसी संस्था था? सार्वजनिक स्थल था। सार्वजनिक स्थल, इसका प्रयोग सार्वजनिक प्रयोजनों में किया जाता होगा। और दूसरा यह आंगन में बना आयताकार था, बड़ा विशाल आंगन, और उसमें इस प्रकार कैसा आयताकार क्या बना हुआ था? ये हमारा स्नानागार बना हुआ था। और स्नानागार के जो आयताकार स्नानागार था उसके चारों तरफ एक गलियारा बना हुआ था। जैसे ये स्नानागार है और इसके चारों ओर ये गलियारा बना हुआ है। इस गलियारे से लोग निकलते होंगे या जाते होंगे। और फिर इसमें दो सीढ़ियाँ थीं। इसमें जलाशय में नीचे जाने के लिए दो सीढ़ियाँ थीं। सोचो कितना विशाल स्नानागार होगा। और किनारे पर, अब इसका जो किनारा है, जो यहाँ जो उसकी दीवारें होंगी उन पर ईंटों की चुनाई की गई थी। उसमें ईंटों को जमा कर, पहले ईंटें जमा दी और फिर उसमें जिप्सम का प्रयोग किया गया था। अब क्वेश्चन ये आता है कि उसमें जिप्सम का प्रयोग क्यों किया गया था? तो जिप्सम हम जानते हैं कि जिप्सम वो होता है, जैसे किसी को लग जाती है तो प्लास्टर चढ़ाते हैं और उस पर वो बहुत कठोर हो जाता है, वाइट कलर का जो प्लास्टर चढ़ाते हैं वही जिप्सम होता है।
अब इसमें जिप्सम का, अब जैसे जलाशय है उसमें ईंटों का प्रयोग किया गया है तो संभवतः पानी भी रिस सकता है, तो उस पानी के रिसाव को बचाने के लिए उन्होंने ईंटों के ऊपर किसका प्रयोग किया? जिप्सम का प्रयोग किया। सोचो कितने बुद्धिमान व्यक्ति थे कि उन्होंने उन ईंटों के ऊपर ऐसी चीज़ का प्रयोग किया जो एकदम कठोर हो जाती है और उससे आर पार पानी तो फिर जा ही नहीं सकता। तो उन्होंने क्या किया? जिप्सम का प्रयोग किया था जलाशय में। उसके बाद जलाशय के तीनों ओर कमरे थे। तो जलाशय था उसके तीनों ओर कई कमरे थे और उनमें से एक कमरे में एक कुआं बना हुआ था जिसमें से लोग पानी निकाल सकते थे या कुछ भी पानी भर सकते थे। और इसके बाद जो जलाशय था वो किस काय का बना था? पक्की ईंटों का। हमने देख लिया ईंटों का, लेकिन पक्की ईंटों का बना हुआ था। और जलाशय का प्रयोग सार्वजनिक अनुष्ठानों के लिए किया जाता होगा। उस समय क्या होता है? अनुमान लगाया जाता है कि जो जलाशय था उसका प्रयोग वहाँ के सार्वजनिक अनुष्ठानों के लिए किया जाता होगा। तो इस प्रकार हमने जो दुर्ग की दोनों संस्थाएं थी, ये दोनों स्थल थे, ये बड़े ही भव्य और बड़े ही विशाल थे और इनका प्रयोग सार्वजनिक जो अनुष्ठान थे, सार्वजनिक कार्यों के लिए किया जाता होगा। अब हम इसका नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे जिसका नाम है सामाजिक भिन्नताओं का अवलोकन। अब हमने खुदाई की और हमें यह कैसे पता चलेगा कि इस समाज में या इस जगह या हड़प्पा सभ्यता में किस प्रकार की सामाजिक भिन्नताएं पाई जाती थी। वहाँ अमीर और गरीब लोग थे या सभी लोग सामान्य या सभी लोग समान तरीके से रहते थे या कुछ लोग अमीर थे और कुछ लोग गरीब। इसका पता हमें कैसे चलेगा या इतिहासकार इसका पता कैसे लगाते होंगे कि वहाँ पर सामाजिक भिन्नताएं थीं या नहीं। तो इतिहासकार सामाजिक भिन्नताओं का अवलोकन करने के लिए 2 विधियों का प्रयोग करते हैं। उसमें से सबसे पहली जो विधि है वो है समाधान। समाधान का मतलब होता है पहले उस समय जो शव थे उनको गाड़ा जाता था, या हम कह सकते हैं कि हम जहाँ शवों को जलाया जाता है या जहाँ शवों को गाड़ा जाता है तो उनका अवलोकन किया जाता है। तो जो हड़प्पा सभ्यता थी उसमें जो इतिहासकार क्या करते हैं कि उन सबों का अवलोकन करते हैं, क्योंकि सब से वहाँ की सामाजिक स्थिति के बारे में पता चलता है। मान लीजिए यदि सब समान होंगे तो शायद वहाँ पर समानता पाई जाती होगी। यदि कुछ सब अलग, जैसे देखते हैं ना, अमीर लोग होते हैं उन्हें बड़े शान और शौकत से दफनाया जाता है और गरीब लोग उनको बेचारे वो ऐसे ही उनको दफना दिया जाता है। तो ऐसे ही जब गर्तों को खोदते हैं, जब समाधानों का अध्ययन करते हैं तो उससे वहाँ की अमीरी और गरीबी के बारे में पता चलता है। क्या यदि हम देख रहे हैं या यदि हम समझ रहे हैं तो उसमें कुछ अंतर तो नहीं है? जो चीज़ हम देख रहे हैं या अगर उसमें कुछ अंतर पाया जाता है तो हम यह अनुमान लगाते हैं कि हाँ वहाँ पर सामाजिक भिन्नताएं थीं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? समाधान के बारे में पढ़ेंगे। अब जो इतिहासकार हैं वो समाधानों का अध्ययन कैसे करते हैं, या जब हमारे हड़प्पा के इतिहासकारों ने समाधानों का अध्ययन किया तो उन्हें क्या जानकारी प्राप्त हुई, उन्हें क्या पता चलता है, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले वहाँ पर मृतकों को गर्तों में दफनाया जाता था। कहीं पर जलाया जाता है, कहीं पर गाड़ दिया, कहीं पर फेंक दिया जाता है, कहीं पर नदी में बहा दिया जाता है। लेकिन हमारी जो हड़प्पा सभ्यता थी वहाँ पर जो मृतक लोग होते थे या जो मरे हुए लोग होते थे उन्हें गर्तों में दफना देते थे। गर्त मतलब गड्ढे, गड्ढों में उन्हें गाड़ दिया जाता था। और उसी को इन्होंने कहा कि वहाँ पर जो मृतक लोग थे या जो मरे हुए लोग थे उन्हें गर्तों में दफनाया जाता था या गड्ढों में गाड़ दिया जाता था। और जो फिर फर्स्ट बात तो कंप्लीट हो गई। सेकंड बात है कि जो कई गर्तों की बनावट क्या है, भिन्न मिली है। अब देखो यहीं से हमें सामाजिक भिन्नता का पता चलना शुरू हो गया कि अब उनने गर्त खोदे, चूँकि गड्ढों में या गर्तों में दफनाया गया, अब गर्त खोदे तो कुछ गर्त तो ऐसे ही उनने गड्ढा खोद के पटक दिया और दबा दिया, लेकिन कुछ गर्त ईंटों से बने हुए हैं। अब जो अमीर होगा उसी के पास तो ईंटों से बनवाने के लिए पैसा होगा। तो वहाँ पर हमने भिन्नता देखी कि कुछ गर्त क्या है, कुछ गर्त अलग बने हुए हैं, कुछ गर्त अलग तरीके से बने हुए हैं। उनमें क्या की गई है, उनमें ईंटों की क्या की गई है, चिनाई की गई है।
उनमें ईंटों का प्रयोग किया गया है। तो हमने यहाँ से अनुमान लगाया कि हाँ, थोड़ी बहुत भिन्नता तो वहाँ पर थी। अब जो हम अगली बात करते हैं, हड़प्पा के कुछ कब्रों में, सभी कब्रों में नहीं, यदि सभी कब्रों में मिलते तो हम कहते कि वहाँ पर समानता थी, लेकिन कई कब्रों में या कुछ कब्रों में वहाँ पर क्या मिले हैं, मृदभांड मिले हैं और आभूषण मिले हैं। मृदभांड हम पढ़ ही चुके हैं। मृदभांड मिट्टी के बर्तन होते हैं इस टाइप के, और उनका प्रयोग हम वो हड़प्पावासी विभिन्न प्रकार के अनाजों को रखने के लिए या कुछ अपनी वस्तुओं को सुरक्षित रखने के लिए करते होंगे। तो जो कुछ गर्त हैं उनमें मृदभांड मिले हैं और क्या मिले हैं, आभूषण मिले हैं। अब जब आभूषण मिले हैं, सोना जैसे आज बहुमूल्य है उस टाइम भी बहुमूल्य था, या जो आभूषण मिले हैं वो अमीर लोगों के पास ही तो होंगे। अगर सबके पास होती है, सब समान होते तो सभी गर्तों में से आभूषण मिलते, लेकिन कुछ गर्तों में से आभूषण मिले हैं। और इसका मतलब ये है कि कुछ लोग अमीर थे जो अपने साथ, उनके साथ जो उनके जो लोग मरते थे या अमीर लोग जब मरते थे तो उनके साथ कुछ आभूषण दफना दिए जाते थे। अब आभूषण क्यों दफनाए जाते थे? तो अनुमान लगाया जाता है कि उनका जो समाज था उसमें परलोक की धारणा थी या दूसरे लोक की धारणा थी, और वो आभूषण या वो मृदभांड इसलिए रखे जाते थे कि जो लोग हैं उन्हें दूसरे लोक में ये सुविधाएं मिलें, दूसरे लोक में उन्हें ये आभूषण मिलें, तो उनके साथ ही रख दिए जाते थे। मतलब उस समय जो आभूषण कब्रों में मिले हैं उनमें क्या है, उनसे हमें उनकी परलोक संबंधी जानकारियों के बारे में पता चलता है। और आभूषण स्त्री एवं पुरुष दोनों के गर्तों में मिले हैं। ऐसा नहीं है कि ये पुरुष के ही में मिले हों या स्त्री के में ही मिले हों, दोनों के गर्तों में मिले हैं। अब जो हमारी नेक्स्ट टॉपिक है वो है 1980 में जब एक खुदाई की गई, जब 1980 में एक खुदाई की गई तो एक खोपड़ी, अब सीधी सी बात है, शरीर तो मिलेगा नहीं किसी का, तो वहाँ हड्डियाँ मिलेंगी, खोपड़ियाँ मिलेंगी या शरीर का ढांचा मिलेगा। तो जो खोपड़ी मिली एक मनुष्य की, उसके साथ तीन छल्ले डले मिले। तो अनुमान लगाया जाता है कि उन छल्लों को उसके साथ दफनाया गया होगा। 3 छल्ले डले मिले, और क्या पुरुष की खोपड़ी के साथ 3 छल्ले जैस्पर के मन के। अब जैस्पर क्या होता है, तो जैस्पर एक उपरत्न होता है, तो जैस्पर के मन के हम पढ़ चुके हैं, तो मन के डले मिले वहाँ पर। और क्या मिला, एक सैकड़ों की संख्या में सूक्ष्म आभूषणों से बना एक हार डला मिला। मतलब वो अमीर व्यक्ति होगा, उसके साथ इन चीज़ों को दफनाया गया होगा कि परलोक में भी उसे क्या मिले, इन सब सुख सुविधाओं से उसे उन सब सुख सुविधाएं उसे मिले, इसलिए इनका प्रयोग वहाँ पर हुआ। और कुछ कब्रों में क्या मिले हैं, तांबे के दर्पण भी मिले हैं, और कहीं कहीं सुइयाँ भी मिली हैं, वगैरह वगैरह ऐसी चीज़ें मिली हैं। तो ये आम लोगों के गर्तों में मिलती हैं, जिससे क्या है कि उनकी परलोक संबंधी धारणा में वो विश्वास तो करते ही थे, तो वो परलोक में इन चीज़ों की उन्हें उपलब्धता हो, इसलिए शायद ये लोग ये चीज़ करते होंगे। अब हम पहला टॉपिक तो हम समझ गए कि हम जो सामाजिक भिन्नताओं का अवलोकन है वो एक तो समाधान के द्वारा कर सकते हैं, और दूसरा कर सकते हैं हम विलासिता की वस्तुओं की खोज। अब विलासिता की वस्तुएं क्या होती हैं? विलासिता की वस्तुएं वो वस्तुएं होती हैं जिनका प्रयोग अमीर लोग करते हैं, या जो कीमती होती हैं, या जो दुर्लभ होती हैं। अब दुर्लभ क्या होता है? दुर्लभ मतलब जो वस्तु बहुत कम मात्रा में मिलती है उसे दुर्लभ कहा जाता है। तो जो वस्तुएं कीमती दुर्लभ होती हैं उन्हें विलासिता की वस्तुएं कहते हैं। अब हमारे जो इतिहासकार हैं उन्होंने वस्तुओं को 2 श्रेणी में बांटा है, जो 2 वर्गों में। जो पहला वर्ग है उसमें रोज़मर्रा के उपयोग की चीज़ें रखी हैं, और ऐसी चीज़ें जो पत्थर एवं मिट्टी से बनाई जाती थी, और उनका प्रयोग एक आम व्यक्ति करता था, और उनकी जो बनाने की प्रक्रिया थी वो बहुत सरल थी, इसलिए वो कीमती नहीं थी। तो उनमें मुख्य रूप से क्या आता है? चक्कियाँ। उपयोग की वस्तुएं हैं ये मृदभांड, सुइयाँ और झावा। तो ये जो वस्तुएं हैं उनको जनसाधारण, ये सामान्य लोग उपयोग करते थे, और ये वस्तुएं हमारे पहले वर्ग में आती हैं। इनको बनाने की प्रक्रिया बहुत आसान थी। जबकि जो दूसरा वर्ग है उसमें ऐसी वस्तुएं आती हैं जो मुश्किलों से मिलती थी। अब मुश्किल से कौन सी वस्तु मिलेगी? जो कीमती होगी या दुर्लभ होगी। कीमती वस्तु, और उसको कीमती क्यों होगी? क्योंकि उसको जो बनाने की प्रक्रिया है वो क्या है? बहुत महंगी है या बहुत कठिन है, इसलिए वो क्या है? कीमती वस्तु है। तो वो दूसरे वर्ग में मुश्किल से मिलने वाली वस्तुएं होंगी, और वो वस्तुएं मुख्यतः कौन सी थी? फ्यांस से निर्मित वस्तुएं थी।
फ्यांस क्या होता है? फ्यांस घिसी हुई रेत या बालू को मिलाओ और उसमें एक चिपचिपा पदार्थ डाल के एक बर्तन टाइप का बनाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? फ्यांस कहते हैं। तो जो फ्यांस है वो बहुत महंगा पदार्थ था और उससे जो वस्तुएं बनाई जाती थी वो बहुत महंगी होती थी। जैसे कि क्या मिला है? एक हमें लघु पात्र मिला है, वो फ्यांस से बना था और अनुमान लगाया जाता है कि ये लघु पात्र बहुत महंगा था। लेकिन विडंबना एक और परेशानी है कि जो तकलियाँ सामान्य घरों में मिली हैं, कुछ तकलियाँ फ्यांस से निर्मित थीं। मतलब सामान्य घरों में, तो अब जब फ्यांस कीमती है तो इन लोगों के पास ये फ्यांस कहाँ से आ गया? तो ये जो प्रश्न है इस पर अभी वैज्ञानिकों की या जो हमारे इतिहासकार हैं उनकी थोड़ी दुविधा बनी हुई है। लेकिन हम मुख्यतः यही बात समझ लेते हैं कि जो फ्यांस की वस्तुएं होती थी वो ज़्यादातर दुर्लभ या कीमती होती थी और वो ऐसे लोगों के पास मिलती थी जो बहुत अमीर होते थे। अब क्या है, और ये जो अब अमीर लोग मुख्यतः कहाँ रहते थे? बड़े बड़े शहरों में रहते थे, जैसे कि मोहनजोदड़ो कह लो या हड़प्पा कह दो, इन शहरों में रहते थे। तो ये जो कीमती वस्तुएं हैं वो कहाँ? मुख्यतः इन्हीं शहरों से मिली हैं, मोहनजोदड़ो से और हड़प्पा से। जबकि कालीबंगन जो हमारे राजस्थान में है, उन वैसे छोटे शहरों से ऐसी वस्तुएं बहुत कम मात्रा में या ना के बराबर मात्रा में हमें प्राप्त हुई हैं। तो ये वस्तुएं हमें कहाँ से मिली हैं? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से। और इन वस्तुओं से हमें वहाँ के जो सामाजिक भिन्नताएं हैं उसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है, क्योंकि जो वस्तु कीमती मिलेगी जहाँ से हम समझ लेंगे कि यहाँ पर अमीर लोग रहते थे, और जो वस्तु साधारण या रोज़मर्रा के उपयोग की या पहले वर्ग की जो वस्तु मिलेगी तो हम समझ लेंगे कि यहाँ पर जो नॉर्मल लोग थे वो यहाँ पर रहते थे। तो हमारा जो सामाजिक भिन्नताओं का अवलोकन इतिहास करते हैं उसकी कितनी विधियाँ हैं? 2 विधियाँ हैं। सबसे पहली विधि समाधान का अध्ययन करके और दूसरी विधि विलासिता की वस्तुओं की खोज करके। तो इन दोनों विधियों से हम क्या कर सकते हैं? सामाजिक भिन्नताओं का पता लगा सकते हैं और इतिहासकारों ने सामाजिक भिन्नताओं का पता इन्हीं विधियों से लगाया है। आज की इस वीडियो में इतना ही। आशा है आपको हमारा ये टॉपिक बहुत अच्छे से ईजी वे में समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम अगली वीडियो में मिलेंगे। अब हम मिलेंगे इसके पार्ट 7 में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।